अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं इस चैनल पे एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स। एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन क्या होता है, काम कैसे करता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। और इस लेक्चर के आज 17वां नंबर लेक्चर है 17। इस तक हम कहाँ से कैसे पहुँचे, कौन कौन सी स्टेजेस हमने कवर की हैं, क्या क्या लर्न किया है, साइट बनाई कैसे है, कंटेंट के लिए कीवर्ड कैसे डिस्कवरी की, कैसे रिसर्च की, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं देखे, तमाम लेक्चर्स देख लीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया तो आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। सवालात होते हैं आपके, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस पे आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज का लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर है ऑन पेज एसईओ का। लास्ट लेक्चर में हमने जो कंटेंट राइटिंग की थी उसको ह्यूमनाइज किया था, वो आर्टिकल हमारे पास मौजूद है। हम अपने इस आर्टिकल को आज इसकी ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। किस प्लगइन का हमें ज़रूरत है, तो सब काम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बी अटेंटिव, फोकस से रखिएगा, लेक्चर में कुछ स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और शायद आपको ये वीडियो दोबारा भी देखनी पड़े ताकि आप मेमोराइज कर सकें उन तमाम स्टेप्स को जो ज़रूरी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं और यहाँ पर आके हमारे पास ये एक आर्टिकल आपको नज़र आ रहा है जो हमने कल के गुज़िश्ता लेक्चर्स में जो भी हमारा था उसमें हमने इसको क्रिएट किया था। हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये लेक्चर हमारे सामने, ये आर्टिकल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने इसकी ऑन पेज एसईओ करनी है। ऑन पेज एसईओ करने से पहले मैं आपको इस ब्लॉग पोस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो कि मैंने आपसे गुज़िश्ता लेक्चर में कहा था कि इन तमाम साइड बार को हम बाद में लर्न करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट टैब में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं कि आप अपने ब्लॉग का कोई फीचर्ड इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेक्चर नंबर 8 आपको याद हो, लेक्चर नंबर 8 में हमने कैनवा की मदद से लोगो क्रिएट करना और फीचर्ड इमेज बनाना सीखा था। फीचर्ड इमेज क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपका फीचर्ड इमेज इस टॉपिक से रिलेटेड बनेगा, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कैसे, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कीजिएगा, अपलोड पे क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका सिलेक्ट फाइल पे जाइएगा, जहाँ पे आपने डाउनलोड्स में कहीं पे उस इमेज को सेव किया है, उसको सिंपल आपने अपलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये ब्लॉग इमेज था, आपने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया एंड दैट्स इट। लेकिन मैं इसको मीडिया लाइब्रेरी में से ट्रैवल से रिलेटेड मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसी को ही फीचर्ड इमेज के तौर पर यूज़ करने वाला हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर। आप सेट फीचर्ड इमेज लगा दिया, ये अब मेरा इमेज यहाँ पे लोड हो चुका है। अभी मेरे ब्लॉग का फीचर इमेज टाइटल के साथ नज़र आएगा, ग्रिड में भी और ब्लॉग में भी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे इसका स्टेटस है ड्राफ्ट। हमने लास्ट लेक्चर में इसको सेव किया था तो ये ड्राफ्ट में है, पब्लिश नहीं किया था। हम इसका स्टेटस यहाँ से चेंज करना चाहें, पेंडिंग, प्राइवेट, स्केड्यूल करना चाहें। स्केड्यूल से मुराद है कि आज हम इस आर्टिकल को लिख रहे हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज नहीं, ये रात को 10 बजे, कल, परसों या फ्यूचर में किसी भी डेट पे पब्लिश ऑटोमेटिकली हो जाए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे पब्लिश का स्टेटस अप्लाई करके यहाँ पे इसको पब्लिश का बटन दबाएँगे तो फिर इसका स्टेटस पब्लिश हो जाएगा। और ये इनकी आवाम के लिए इंटरनेट पे दस्तयाब होगा, कोई भी इसको डिस्कवर कर सकता है, इसको रीड कर सकता है। नीचे क्या है, पब्लिश का साथ इमीडिएटली, जैसे ही मैं पब्लिश का बटन दबाऊँ तो इमीडिएटली इसको पब्लिश करना है या अगेन स्केड्यूल करना है किसी एक फ्यूचर टाइम या डेट पे। लिंक क्या है, आप कोई भी यूआरएल ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल, तो google.com डोमेन है। डोमेन के बाद के जो आगे आपको एरिया नज़र आता है, जो पार्ट ऑफ द यूआरएल होता है उसको स्लग बोलते हैं। और आप अपने आर्टिकल का यूआरएल कैसे दिखाना चाहते हैं, इस एग्जांपल में देखिएगा। इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है इसका यूआरएल है हाइकिंग विद एलर्जीज़। तो सेम इसी तरीके से आप भी अपने आर्टिकल को कुछ ना कुछ टाइटल देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइटल क्या होगा, क्लिक करके देखिएगा, जो आपका टाइटल होगा वही इसका लिंक बन जाएगा। तो आप इसको शॉर्टन कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ। तो हम इसको
कर देते हैं हाइकिंग फूड एलर्जी। सिर्फ इतना मैंने इसको शॉर्टन कर लिया। शॉर्टन यूआरएल इंपॉर्टेंट होते हैं, बेहतर होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ताकि यूज़र को पता चल रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सर्च इंजन को भी पता चल रहा है ये यूआरएल, ये टॉपिक, ये पोस्ट या पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करके उसको इंडेक्स करके रैंकिंग में मुआवनत दे सके। एंटर का बटन दबाइएगा, आपका लिंक अपडेट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने जो ऑथर्स बनाए हैं, हमने डब्ल्यूपी यूज़र्स का भी एक लेक्चर कवर किया था कि यूज़र्स होते क्या हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। आपके मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, वो आपने अगर अपनी ज़ात के लिए भी बनाए हैं या अपने किसी दोस्त को या अपनी टीम मेंबर्स को बनाए हैं ऑथर्स, तो इनमें से इस वक्त सिलेक्ट करना कि कौन सा ऑथर आपने चूज़ करना है इस ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करने के लिए, जो नज़र आएगा मेटा में कि ये ब्लॉग इस राइटर ने, इस ऑथर ने पब्लिश किया है। और यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है कि इस ब्लॉग को कैटेगराइज़ कर दें। कैटेगराइज़ के ऊपर भी हम ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर दे चुके हैं। वर्डप्रेस के पेजेस, पोस्ट क्या होते हैं, कैटेगरीज़, टैग्स क्या होते हैं, इनको कैसे मैनेज करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से आप अपने ब्लॉग की कैटेगरीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने डिफ़ाइन की हुई है नहीं है, तो आप इसको डिफ़ाइन यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी का बटन दबाइएगा। हम इसको हाइकिंग की या ट्रैवल की कैटेगरी नहीं थी हमारे पास, हमने बना ली। ठीक हो गया। तो ये हमारी ट्रैवल की कैटेगरी बन गई। अगर आप एक नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको बना सकते हैं। हमने चेक कर दिया ट्रैवल को। अब ये ट्रैवल में और हेल्थ में भी आ रहा है, तो मैं हेल्थ की भी एक कैटेगरी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कैटेगरीज़ नहीं बनी हुई। कैटेगरीज़ को आप उस लेक्चर के मुताबिक भी बना सकते हैं और इसके मुताबिक भी बना सकते हैं इस ऑप्शन पे। अब आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ टैग्स अगर लगाना चाहें, ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लाइक फूड एलर्जीज़। आप यहाँ पे हाइकिंग और इससे मिलते-जुलते जो आपके आर्टिकल में कीवर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड अगर टैग्स लगाना चाहें, तो वो लगा के कॉमा प्रेस कीजिएगा, वो आपका कीवर्ड बन जाएगा। और ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉग के बारे में कि सर्च इंजन को भी पता चल जाए कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में क्या-क्या टॉपिक्स हैं जिन पे बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपके ब्लॉगिंग की जो साइड बार थी, उसमें जो ऑप्शन थे उसको हमने डिस्कवर कर लिया। आप आते हैं ऑन पेज एसईओ की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास हमने रैक मैथ इंस्टॉल कर लिया था लेक्चर नंबर 6 में। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन-कौन से करने चाहिए, वो हमने कवर किया था। अब रैक मैथ एक एसईओ का प्लगइन है, उसको हमने इंस्टॉल किया। उसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रैक मैथ का एक बटन बना नज़र आ रहा है, जिस पे 10 ओवर 100 का स्कोर हमें मिल रहा है। आपके केस में ये कोई भी नंबर हो सकता है कि आपके आर्टिकल को एसईओ में रैंक मैथ कितना स्कोर दे रहा है। तो हमें उसने 10 ओवर 100 यानी कि 100 में से 10 नंबर मिले हैं हमारे आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज़। अब हम इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे और इस स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन और एंड पे ये भी जानेंगे कि ये स्कोर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस पे क्लिक कीजिएगा तो रैंक मैथ की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। सबसे पहले जनरल टैब है, जनरल टैब में आपके पास ऑप्शन है कि प्रीव्यू की, कि आपका आर्टिकल गूगल सर्च में कैसा दिखने वाला है। आपका आर्टिकल दिखेगा विज़राइट यानी कि जो कि डोमेन नेम है .com और 2024-12-1। इसका मतलब है यहाँ पे गड़बड़ हो गई हमसे, हमने अपने यूआरएल का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं बनाया। ठीक है? तो वो चीज़ें इंटेंशनली भी की जाती हैं ताकि ये मिस्टेक नज़र आए, तो आपको भी हाइलाइट किया जा सके, ये काम आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे ही फिक्स करना है, वापस अपने डैशबोर्ड में आइएगा, सेटिंग्स में आइएगा और यहाँ पे परमालिंक्स की ऑप्शन आपको मिल रही है, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आके देख लें डे एंड नेम का फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ, इसी वजह से वो हमारे आर्टिकल के यूआरएल में नज़र आ रही थी आपको डेट 2024 दिसंबर। और हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट नेम पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेव चेंजेस का बटन दबा देंगे। अब क्या होगा, हमारा आर्टिकल हमारे डोमेन का नेम के बाद एक स्लैश का साइन आएगा और उसके बाद हमारा जो कीवर्ड होगा या टाइटल होगा वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये हमारा प्रीव्यू भी बेहतर हो जाए। रिफ्रेश कर लिया,
और ये जैसे ही रीलोड होगा, अब आप देखिएगा इसमें नैक मैथ में वापस आते हैं और इसका हमारा यूआरएल फिक्स हो चुका है और ये हमारा आर्टिकल का टाइटल है। और ये व्हेन यू आर प्लानिंग अ हाइकिंग, जहाँ से हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है उसका कुछ पोर्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन को अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी मेटा डिस्क्रिप्शन हम बना लें जो कि सर्प में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में नज़र आए और वो यूज़र को हेल्पिंग लगे, वेट हो उसके अंदर कि यूज़र उस पे क्लिक कर सके, तो इसके लिए आप सेपरेटली खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने खुद से नहीं लगाई तो आपके आर्टिकल का स्टार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सर्प में जो नज़र आए वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि मेरे ब्लॉग को इंट्रोड्यूस करती हो और यूज़र को माइल करती हो कि इस पे क्लिक करें। तो क्लिक लेने के लिए हमें इस पे वेट लगानी पड़ेगी, एक अच्छा-सा शॉर्ट सा मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम वापस चैटजीपीटी पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे लिए एक मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दे इसी आर्टिकल की। हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि हमारे आर्टिकल में ये जो टाइटल था इसको फिल किया कि एक वन लाइन मेटा डिस्क्रिप्शन अबाउट ये कीवर्ड हमारा, जिसमें ये कोटेड टेक्स्ट भी आए, हमारा टाइट कीवर्ड व्यू एंटर करते हैं तो अब हमें इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटेड मिल जाएगी और ये मिल गई। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, वापस अपने ब्लॉग में आते हैं, एडिट स्निपेट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं और इसी तरीके से अगर आप अपने मेटा टाइटल और परमालिंक को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको इंटेंशनली फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर रैक मैथ को बताते हैं कि हमारा कीवर्ड क्या है। तो जो हमारा कीवर्ड था हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा कीवर्ड नहीं है, ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा कीवर्ड था ये टाइटल, तो हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। जैसे ही मैंने अपना कीवर्ड फोकस कीवर्ड ऐड किया कि आपने इस कीवर्ड पे फोकस रखते हुए मुझे बताना है कि मेरा आर्टिकल कितना ऑप्टिमाइज है। आप देखिएगा पहले स्कोर क्या था, 10/100 और अब ये 50 हो चुका है। इतना एनॉर्मस बिग चेंज आपको देखने को मिला है। ये सिर्फ फोकस कीवर्ड का फ़ायदा नहीं था, ये इसलिए था कि अब उसको पता चल गया इस कीवर्ड पे बात हो रही है, तो उसने पूरे आर्टिकल को असेस कर लिया और असेसमेंट करते हुए उसने बताया कि जी, आपके आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड। सो नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे बेसिक एसईओ सेटिंग के सेक्शन है और इस सेक्शन में देखते हैं, वो कहते हैं योर फोकस कीवर्ड आपका प्रेज़ेंट है एसईओ टाइटल में भी, तो इसका हमें कोई पॉइंट मिल गया। आप किसी भी चीज़ के बारे में लर्न करना चाहते हैं, ये क्या बात है, इसका क्या स्कोर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क आपको रैंक मैथ के उस हेल्प पेज पे ले जाएगा और आपको बता देगा कि इस टर्म का मतलब क्या है और मैं आपको कितना स्कोर, कितने चीज़ों को अचीव करने पे कितने पॉइंट्स पे मिलेगा और उसकी अहमियत एसईओ में कितनी है। वापस आते हैं, फोकस कीवर्ड यूज़ इन इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने भी एसईओ की मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, उसमें भी मौजूद है। फोकस कीवर्ड नोट फाउंड इन द यूआरएल, ये यूआरएल में आपका कीवर्ड नहीं मिला उसको। अब वो नहीं मिला, उसको हमने इंटेंशनली शॉर्ट किया था, आपको याद है। अगर आपका कीवर्ड उसमें मौजूद होता, क्योंकि हमारा कीवर्ड पूरा ही लॉन्ग टेल था, हम इसको फिक्स करना चाहें तो हम वापस अपनी इधर साइड बार में आते हैं और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं और इसको अपना पूरा कीवर्ड दे देते हैं, राइट। अब आप वापस आइएगा तो आपको यहाँ पे भी टिक मिल जाएगा। देखिए, फोकस कीवर्ड आपके एसईओ में भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी और यूआरएल में भी आपको मिल गया। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं तो गुड है कि आपका कीवर्ड से ही आपका आर्टिकल स्टार्ट हो रहा हो। इस जगह पे उसको ये कीवर्ड चाहिए था जो कि फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं इसको इंटेंशनली मिस कर रहा हूँ, मैं इसको अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ केसेस में इसको अचीव किया जा सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता, तो मैं इस पे एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ। आप भी इग्नोर कर सकते हैं। फोकस कीवर्ड डज़न्ट अपीयर इन द कंटेंट, कहते हैं कि पूरे का पूरा जो लॉन्ग टेल आपका जो कीवर्ड है ये आपका एग्जैक्ट कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा।
अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, जैसे फूड एलर्जी की बात की जाती है, तो पूरे आर्टिकल में फूड एलर्जीज़ मल्टीपल टाइम आया है। तो अगर आपका ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये गुड नहीं है, इसको रिपीट होना चाहिए। तो इसको रिपीट करने के लिए आपको यहाँ पर कहीं पे जहाँ पे इसकी जगह बनती है मुनासिब, एक लाइन लिखनी पड़ेगी जिसमें ये पूरे के पूरे कीवर्ड को डिफाइन किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर अगर इसके आर्टिकल के स्टार्ट में अपने पूरे कीवर्ड को ऐड करना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ, इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न। वैसे तो बेहतर यही है कि चैटजीपीटी से करवा लेंगे, उससे कहेंगे जी कि मुझे एक लाइन ऐड कर दे जिसमें ये पूरा कीवर्ड हो, तो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपको देगा, जो बेहतर लगेगा वो लगा दीजिएगा। फिलहाल मैं खुद से टाइप कर रहा हूँ और उसमें कहता हूँ, इफ़ यू विलिंग टू लर्न अबाउट, ये मैंने अब कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया, यू लैंडेड राइट प्लेस। कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते थे तो आप सही जगह पे लैंड हुए हैं। तो मैंने ऐड कर दिया, तो आप देखिएगा उसने कहा जी स्टार्ट में भी मुझे मिल गया यूआरएल और बॉडी में भी मिल गया। तो ये आपका जो कीवर्ड है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपने खुद ही उसको रिपीट नहीं किया तो आपने ही उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो उसको इम्पोर्टेंस देते हुए आपको उसको अपनी हेडिंग्स में, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी टाइटल, हेडिंग्स और अपने पैराग्राफ्स में भी आपने यूज़ करना है। फोकस कीवर्ड आपके 10% ऑफ द कंटेंट में अवेलेबल है, गुड है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट में भी मौजूद है। कंटेंट की लेंथ 886 वर्ड्स पे मबनी है, गुड है। लेकिन इसको क्लिक करके लर्न कीजिएगा कि इसने हमें ग्रीन टिक नहीं दिया, टिक मिल गया हमें और इसका कुछ ना कुछ स्कोर हमें कम मिला है। वो कह रहे हैं कि अगर 600 से कम हो तो 0 स्कोर मिलेगा, अगर 1000 वर्ड तक लिखेंगे तो 20% स्कोर है, अगर आप 2500 से ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो 100% स्कोर है। तो हमारा आर्टिकल को अगर हमें चाहिए कि उसको मज़ीद अपस्केल करना है स्कोर के लिए नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आर्टिकल खुद से डिमांड कर रहा है कि उसकी लेंथ बढ़ाई जा सके, तो उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए। अदरवाइज़ प्रिसाइज़ एंड कंसाइज़ इस कंटेंट पे फ़ोकस रखिएगा, वर्ड काउंट डज़न्ट मैटर, राइट? नेक्स्ट स्टेप, इसको एसईओ की बेसिक सेटिंग जो थी उसकी हमने कवर कर ली, ऑल गुड। नेक्स्ट है एडिशनल 7 एरर्स हमें मिले हैं, हमने इनको भी फोकस करना है। एंड डेटा फोकस कीवर्ड नोट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2 H3 H4 5 6। हेडिंग्स में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो अब आप इसको, जैसे मैंने पैराग्राफ में फिक्स किया है, ऐसे आप इसको अपने हेडिंग्स का भी पार्ट बना लीजिएगा टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर एसईओ कीवर्ड। जो आपका फोकस कीवर्ड था, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड था, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, यूज़र के लिए, सर्च इंजन के लिए, उसको आपकी हेडिंग्स का, टाइटल का पार्ट होना चाहिए। बट अगर नहीं करते तो थोड़ा-सा थोड़ा-सा ड्रॉबैक है। ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज़ एन ऑल्ड टेक्स्ट। हमने वापस आते हैं अपने ब्लॉग की गुटेनबर्ग की साइड बार में, पोस्ट टैब पे आते हैं, यहाँ पे मैंने इमेज लगाया था और बस लगा दिया था। इसका हमने टाइटल भी प्रॉपर्ली ऐड नहीं किया था और ना ही हमने इसका ऑल टेक्स्ट डिफाइन किया था। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें इसका टाइटल क्या हमें मिल रहा है। इस इमेज का टाइटल लिखा हुआ है एम्प्टी सैंपल बैकग्राउंड। तो हम इसको फिक्स करते हैं, हमारा जो कीवर्ड था हमने वो ऐड कर दिया। और ऑल्ट टेक्स्ट क्या है? ऑल्ट टेक्स्ट क्या है कि अगर किसी भी वजह से आपका इमेज इंटरनेट स्पीड की वजह से या कोई स्क्रीन रीडर के तौर पर आपकी स्क्रीन को रीड कर रहा है सॉफ्टवेयर, उन लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो देख नहीं पाते हैं और मोबाइल या लैपटॉप पे यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर की ऐप्स, जैसे ही स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बताती हैं कि इस वक्त एक इमेज आया है और इमेज ये चीज़ डिफाइन कर रहा है, तो उनको भी पता चल जाता है कि इमेज आया था और इमेज किस चीज़ के बारे में था। तो क्या कहते हैं कि अच्छी एसईओ ये है कि इंटरनेट पे उन लोगों का भी ख्याल रखें, सबका एक जैसे बराबर का हक है, जो देख नहीं पाते वो भी इंटरनेट को वैसे ही यूज़ कर सकें जैसा कि हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे और टेक्स्ट में आप डिफ़ाइन कीजिएगा अपने इमेज के बारे में। इमेज अगर आपका बता रहा है कि एक हाइकिंग करता हुआ शख्स है, उसके हाथ में बर्गर है, वो कुछ खा रहा है, वो मील प्रिपेयर कर रहा है, प्लान कर रहा है, तो उस तरीके से कि और टेक्स्ट आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिएगा। तो हमारे केस में हम अपने कीवर्ड से रिलेटेड अ, मील हाइकर
क्योंकि उसमें है नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं था हाइकिंग वाला, और मैं उसको गूगल से भी यूज़ इसलिए नहीं कर रहा था कि उसपे हमें कॉपीराइट आएगा। इसलिए मैंने आपके साथ कुछ शेयर किए थे रॉयल्टी फ्री इमेजेस के प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, एंड कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्रिएशन ऑफ योर फीचर्ड इमेज एंड अदर इमेजेस यू वांट। सो यहाँ पे हाइकर प्रिपेयरिंग मील लाइक दिस थिंग, सेट फीचर्ड इमेज किया, और यहाँ पर हम वापस अपने स्कोर पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और हमें यहाँ पर 60 स्कोर हमारा हो चुका है। ऑल टेक्स्ट हमने लगा दिया, इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एन ऑल टेक्स्ट। हमने उसमें अपना कीवर्ड नहीं लगाया था, अगेन कीवर्ड मिस कर दिया हमने। वापस आते हैं और यहाँ पे अपने ऑल टेक्स्ट में हाइकर प्रिपेयरिंग मील गुड टू गो टू अवॉइड फूड एलर्जी। और अब हम वापस इसमें अपने आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें अब और क्या मसला फिक्स करना है। इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट ये हमने कर दिया है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड ये हमने देख लिया। यूआरएल 66 कैरेक्टर लॉन्ग, यूआरएल की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक लिमिटेड इसकी है आई गेस 72 या 76 कैरेक्टर्स की, 73 कैरेक्टर्स की लिमिट है। 73 कैरेक्टर्स के बाद आपका यूआरएल अगर सर्च में अपीयर होगा तो उसके बाद डॉट 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 आएगा, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए पूरा का पूरा यूआरएल दिखना एक अच्छी चीज़ है, तो उस पे फोकस रखते हुए अपने यूआरएल को इतना लॉन्ग नहीं करना आपने। एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपने ऐड नहीं किए, और इंटरनल लिंक भी नहीं ऐड किए, डू फॉलो लिंक नहीं दिया, पर एक्सटर्नल लिंक जान लेते हैं। एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं? आप जब आर्टिकल कोई राइट करते हैं, उस आर्टिकल में आपने कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, या आप किसी को एंडोर्स करते हैं, आप कहीं पे फेसबुक किसी ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हुए फेसबुक के वर्ड पे अगर आप फेसबुक का आप यूआरएल लगा देंगे एक्सटर्नल लिंक के तौर पर, तो ये यूज़र की एक्सेसिबिलिटी के लिए आसान होगा कि आपने उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे एक लिंक दिया है कि यूज़र अगर उस पे जाना चाहे तो वो जा सकता है। नेक्स्ट, कि इसी एक्सटर्नल लिंक से आप बता रहे हैं कि आपकी साइट पे बहुत बड़ी-बड़ी डोमेन्स लाइक फेसबुक है, विकिपीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, किसी एक का रेफरेंस जैसे आप देते हैं तो उनमें आपके 4-5 आपने एक्सटर्नल लिंक अगर ऐड कर दिए हैं, उनमें एक एटलीस्ट इंटरनल लिंक आपका भी होगा। और इंटरनल लिंक क्या होता है? आपने अपने ही ब्लॉग में अपने ही किसी दूसरे लिंक का ज़िक्र किया होगा, उसका लिंक दिया है। ये हम लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन 6 लिंक्स में या उन 5 लिंक्स में जो आपके एक ब्लॉग पे नज़र आ रहे हैं, 5 हाई अथॉरिटी हैं और 1 हम हैं, जिनकी अभी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई। हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हमें भी उनके तकरीबन-तकरीबन कुछ आना-बशाना गिना जाएगा कि ये भी हाई अथॉरिटी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर टॉप 5 वेब डेवलपमेंट कंपनीज़ इन लाहौर की बात की जाए, तो उस आर्टिकल में अगर मैं अपनी एक कंपनी का ज़िक्र कर दूँ थर्ड पे, तो जो रीडर होगा पहले नंबर पे टॉप की थी, सेकंड पे सेकंड थी, थर्ड पे मैं उस नंबर को इग्नोर करते हुए अपना नाम वहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी उस रीडर वहाँ पे लैंड होगा तो उसकी नज़र में, उसके परसेप्शन में ये होगा कि थर्ड वन इज़ दिस कंपनी XYZ, और XYZ जो कंपनी थी ये भी टॉप 3 में आती है लाहौर में। अच्छी कंपनी होगी, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती होगी, और वो उस पे क्लिक करके मेरी साइट पे आ जाएगा और मुझे शायद बिज़नेस देने की, रिव्यू करने की कोशिश करे। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग की इम्पोर्टेंस है। लगाते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप हमारे वेबसाइट पे हमने इसको रिव्यू नहीं किया कि वैसे ये लिंक लगे तो हुए हैं। लेकिन ये देखिए हमने चैट जीपीटी से लिंक्स जनरेट करवाए थे। उसने यहाँ पे लिंक लगाए लेकिन उसको लिंक मिला नहीं। उसने यूआरएल बना दिया बट लिखा हुआ है लिंक इज़ एम्प्टी। अब यहाँ पर हम हेल्थ से रिलेटेड अपने इस टॉपिक से रिलेटेड किसी एक एक्सटर्नल सोर्स को अगर लिंक देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है, अगर मैं देना चाहूँ इसको तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा और पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। तो मेरा एक्सटर्नल लिंक लग गया। अब मैंने एक्सटर्नल लिंक एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली डू फॉलो लिंक हो गया। डू फॉलो और नो फॉलो क्या होते हैं लिंक? डू फॉलो लिंक वो होता है जिसमें आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं और सर्च इंजन को बता रहे हैं कि यस इसको भी फॉलो कर लें, कि आपके आर्टिकल पे आते-आते वो उसको वहाँ उस पॉइंट से
स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट यूआरएल पे भी चला जाए। लेकिन अगर आप नो फॉलो का यूआरएल लगाते हैं तो इसका मतलब आप एंडोर्समेंट नहीं दे रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐड किया है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्क्रॉल मत करो, इसके पेज पे मत जाओ। बट सर्च इंजन की अपनी चॉइस है, मे बी वो नो फॉलो को भी स्क्रॉल करके उसको आगे पहुंचता हो सर। तो एनी हाउ आप डू फॉलो लिंक यहाँ पे देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लिंक को नो फॉलो करना चाहें, एडिट पे क्लिक कीजिएगा, एडवांस का आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक इसी टैब में ओपन हो तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक एक्सटर्नल है और इस पे जब यूज़र क्लिक करे तो ये न्यू टैब में चला जाए, मेरी साइट पे मौजूद रहे, मेरा पेज ओपन रहे, तो इसको ओपन न्यू टैब कर दें। और नो फॉलो करना था तो ये नो फॉलो पे क्लिक करके सेव कर दें। अब आपका लिंक नो फॉलो हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी माइनस हो जाएगा कि आपने डू फॉलो नहीं दिया। तो मैं इसको वापस नो फॉलो को ख़त्म कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। वी कैडन्ट फाइंड इंटरनल लिंक। अब हमारे पास और कोई ब्लॉग फ़िलहाल मौजूद नहीं है, अगर होता तो हम क्या करते उसका लिंक दे देते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी पोस्ट में आते हैं और हमारी पोस्ट इसी से रिलेटेड थी और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हुए हम इसका लिंक अगर ऐड करना चाहते तो हम क्या कैसे करते, इसको ओपन कर लेते हैं और इसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये फूड डिहाइड्रेशन से रिलेटेड टॉपिक था, सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया, तो हमने अपनी ही साइट का इंटरनल लिंक भी अपने आर्टिकल में ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट हमें मिल रहा है कि आपने इस फोकस कीवर्ड को पहले कभी यूज़ नहीं किया अपने मल्टीपल ब्लॉग्स में, तो ये नया कीवर्ड है, इसका लेटेस्ट पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज पोस्ट। कंटेंट एआई क्या है? नेटमैथ का अपना टूल है, एआई टूल, जहाँ पे आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है टाइटल रीडेबिलिटी की क्या एरर्स हमें मिले हैं, वहाँ पे 2 एरर्स मिले हैं कौन सी थी, ऑप्शंस क्या थी? फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, बिल्कुल हमने किया था, ओके है। योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स। आपके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्या होते हैं कि मनफी या मुस्बत कोई एलिमेंट आपने अपने टाइटल में ऐड कर लिया, जैसा कि अब देखिए हमने ऐसा क्या किया इसमें, गुड टू गो ये वर्ड था, ये आपको गाइड कर रहा है कि ये पॉजिटिव चीज़ है कि आप फूड एलर्जी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। और अगर आप नेगेटिव चीज़ की बात करें या किसी नंबर की बात करें कि आपको उसमें नंबर आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिएगा कि मस्ट रीड बिफोर यू बाय एन आईफोन 16, तो ये यूज़र को वार्न कर रही है, ठीक है? 2 फैक्टर्स यू शुडंट बाय एन आईफोन, आप उसको बता रहे हैं नेगेटिव चीज़ में कि इसको आईफ़ोन को बाय करने से पहले इसको पढ़ लें, या ये ऐसे फैक्टर्स कि आपको आईफ़ोन बाय नहीं करना चाहिए। तो ये भी पॉज़िटिव नेगेटिव सेंटिमेंट से रिलेटेड चीज़ें होगी जो आपके रीडर को पर्सुएड करती हैं कि उस पे क्लिक करके वो लर्न कर ले कि ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जिनको ज़हन में रखना चाहिए। योर टाइटल डज़न्ट कंटेन अ पावरफुल वर्ड एटलीस्ट वन, और ये आप अगर चाहते हैं अपने आर्टिकल के टाइटल में चैटजीपीटी से जनरेट करवा के लगा सकते हैं। एसईओ टाइटल डज़न्ट कंटेन अ नंबर, कि आपके इसमें नंबर नहीं है, तो अगर आपके आर्टिकल में नंबर टाइटल में नंबर एडजस्ट कोई हो सकता है, जैसे 7 सिंपल स्टेप्स। और अगर हमारे केस की बात की जाए तो हमारे केस में यहाँ पे स्टेप्स ज़रूर हैं, तो कितने स्टेप्स हैं? 7। तो यहाँ पर अगर मैं 7 सिंपल स्टेप्स ऐड कर दिए मैंने, तो इस केस में मुझे क्या हुआ कि मेरा स्कोर भी बढ़ चुका है और मेरे ये पॉइंट्स भी पूरे हो गए हैं। टाइटल रीडेबिलिटी भी हो गया। नेक्स्ट एंड पे हमारे पास एक सेक्शन है कंटेंट की रीडेबिलिटी। यू डू नॉट सीम्स टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन आपने यूज़ नहीं किया, तो वो होना ज़रूरी है। और इसका करने के लिए सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करना है। कैसे करना है, कौन सा करना है? टॉप टेबल ऑफ कंटेंट लेक्चर नंबर 6 में कवर किया गया था, इंस्टॉल कीजिएगा, इसका पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी मैंने इंपॉर्टेंस आपको पहले भी बताई थी कि पैराग्राफ्स कभी भी आपने लॉन्ग नहीं ही यूज़ करने। एक बल्की सा फ़ील आता है, बोझ सा महसूस होता है कि इसको पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे, तो 10 पैराग्राफ होंगे तो वो पढ़े जाएँगे ईज़िली। लेकिन अगर आपका एक ही पैराग्राफ 10 पैराग्राफ पे मबनी हो, शॉर्ट पैराग्राफ पे, तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एसईओ के लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी। और योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियोस। एक इमेज हमने फीचर्ड पे तौर पे लगा दिया, लेकिन अगर
आप इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो इस हर सेक्शन में एक्सेस योर डाइटरी नीड्स अगर इसकी बात की जाए, स्टेप 1 में आप यहाँ पर अगर चाहें, आपके पास इमेज है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा प्लस पे, इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, जो इमेज आप इससे रिलेटेड लगाना चाहते हैं, वो आपने खुद क्रिएट किया है या कैनवा से लिया है, उसको यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप 2 पे चले जाएँ, कहीं पे आपने को वीडियो बनानी है, वीडियो लगानी है, वो आपने खुद क्रिएट की है कैनवा से या आपने यूट्यूब से कोई अपनी वीडियो लगाई और उसका यूआरएल ऐड करना है, तो योर वीडियो को कैसे एम्बेड करना है, ये पॉइंट 2 पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। वीडियो यूट्यूब एम्बेड ये क्लिक किया और यहाँ पे हम चले जाते हैं यूट्यूब पे। यहाँ से हम जो भी वीडियो हमें दरकार थी, हम किसी एक वीडियो को कॉपी करते हैं। कैसे करेंगे कॉपी? कॉपी यूआरएल होगा, कॉपी लिंक एड्रेस और वापस आएँगे अपने ब्लॉग में और ब्लॉग में आके यहाँ पे यूआरएल को एम्बेड कर देंगे। एम्बेड का बटन दबाएँगे, पेस्ट किया। अब हमारे आर्टिकल में यूट्यूब की वीडियो भी आ चुकी है। हमारा इमेज भी आ सकते हैं और ये वीडियोज़ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ऑन पेज एसईओ की रिक्वायरमेंट्स नेट मैथ के मुताबिक हमने पूरी कर ली हैं। इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिएगा, तो मुमकिन तौर पर कभी इम्कानात हैं कि आपका ब्लॉग रैंक हो जाए और डिपेंडेंट है सब्जेक्ट टू कि आपने जो रिसर्च की थी वो कितनी अच्छी थी। कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसके ऑल इन टाइटल, इन पे भी डिपेंडेंट है। तो सब कुछ मिला के ये हमने ऑन पेज एसईओ को कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर इस वक़्त 79 स्कोर अचीव कर लिया है आउट ऑफ 100, तो आप अपने आर्टिकल्स में जब खुद से प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको 90 क्रॉस भी करवा लेंगे। 85 तो ईज़िली आप क्रॉस कर सकते हैं। बट अब क्या ये गारंटी करता है कि हम रैंक हो जाएँगे? हरगिज़ नहीं। ये रैंकिंग का स्कोर नहीं, ये रैंक मैथ का अपना स्कोर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एरफ और सेमरश आपको साइट को डोमेन को अथॉरिटी या रेटिंग देते हैं। सेम आपकी साइट है, आपकी साइट को एएचआरईएफ देगा स्कोर फॉर एग्ज़ाम्पल 12, तो शायद सेमरश उसको 5 स्कोर दे रहा हो। ये डिफ़रेंस है ना? इसी तरीके से ये आपको एक एस्टिमेशन दे रहा है। अब अगर इस एस्टिमेशन की बेस पे आप ये सोचें कि आप रैंक हो जाएँगे तो नहीं होगा। आपके क्वालिटी की बेस पे आप रैंक हो जाएँगे। अब नेक्स्ट स्टेप तो फिर हमें रैंक में का फ़ायदा क्या है? रैंक मैथ का फ़ायदा ये है कि आपके बहुत सारे काम इसके प्लगइन को भी आप डिस्कवर कीजिएगा, कर देगा। आपका जो है साइट मैप बना देगा, रीडायरेक्शन को कंट्रोल कर लेगा, 404 नोट फाउंड पेजेस को मैनेज कर देगा और ये आपको जो ऑन पेज एसईओ के लिए जो चेकलिस्ट मिलती है, ये भी आपको दे देता है। तो आप कुछ प्रैक्टिस के बाद अगर इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो आपको इस प्रैक्टिस को पूरा किए बगैर भी आप पब्लिश कर देंगे, आपका रैंकिंग का स्कोर 10, 20, 0 भी होगा, तो आपका ब्लॉग अच्छा होगा, आपने इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखा होगा, तो भी आप विन कर जाएँगे। उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑन पेज एसईओ का आपको समझ आ गया होगा। सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे और फर्दर टॉपिक्स के बारे में लर्न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको पता तो चल जाए कि नया लेक्चर आ चुका है और उसको आपने देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर ये सब कुछ हो चुका है, कर चुके हैं, फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, रिपीट कीजिए और नए लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।